कंफर्म करो स्क्रीन शेयर एंड ऑडियो क्लियर। यस सर। ठीक है बेटा। एक बात याद रखो बच्चों, मैं मैट्रिसेस पढ़ा नहीं रहा हूं ना। एक बात, ये बैकअप नहीं है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस का बैकअप प्रॉपर लिया जाएगा। अब क्या है कि मेरे पास फ्राइडे दो ऑप्शन थे नया चैप्टर शुरू करने का। पहला ऑप्शन था कि मैं आपको शुरू करके दूं इसका अगला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास डिटर्मिनेंट। तो अगर सिलेबस को देखें तो ज्यादातर लोगों का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आ रहा होगा। 10 में से 8 बच्चों का, इनफैक्ट 9 का भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले डिटर्मिनेंट खत्म कर लेते हैं ताकि स्कूल का यूटी का जो मार्क्स है वो प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है, तो लिखो बच्चे। अब मैं अपने बैच में मैट्रिसेस करा चुका हूं मैं, तो मुझे अगला डिटर्मिनेंट डिस्कस करना है और मैट्रिसेस का बैकअप मैं आपको प्रॉपर दूंगा। ठीक है, अब फ्राइडे वाली क्लास में डिटर्मिनेंट आपको समझ में आए तो उसके लिए जितने भी लॉजिक चाहिए उस चैप्टर से मैट्रिसेस से, वो हम वापस आज बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखो हेडिंग मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में क्या है बेटा, अगर आप बेसिकली समझो तो एक रेक्टेंगल बनाया हमने। रेक्टेंगल में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ किया जिनको हमने रोज बोलना शुरू किया, और कुछ वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ किया जिनको हमने कॉलम्स बोलना शुरू किया। लाइक दिस इज व्हाट वी हैव, R1 मींस फर्स्ट रो, सेकंड रो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब इन मैट्रिसेस में, सॉरी, इस रेक्टेंगल में हमारे पास इंटरसेक्टिंग रोज आए और इंटरसेक्टिंग कॉलम्स आए ना ये। तो लाइक इसका एड्रेस क्या है, इस प्लेस का एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली इसका एड्रेस है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये जो प्लेसेस आए इनके अंदर मैं वैल्यूज फिल कर सकता हूं, रियल और इमेजिनरी जैसी चाहो। फॉर एग्जाम्पल 2, यहां हमने √3 पे फिल कर दिया, यहां हमने मान लो आयोटा डाल दिया, यहां पाई डाल दिया हमने, यहां पर ये 7 और इसको 6। तो ये ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, 2√3 आयोटा और पाई 7 और 6, इसको बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स, राइट। और इसमें कितनी रोज हैं, ऑब्वियसली आप काउंट कर सकते हो, तो 2 रोज हैं और कॉलम इसके अंदर 3 है। तो अगर और इस ऑब्वियसली कलेक्शन है, क्लास 11 से ही हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों कि सेट्स का मतलब वेल कलेक्शन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसका मतलब। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का तो मतलब यही हो गया ना बच्चों कि वो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, तो इसका नया नाम कैपिटल ए हो गया। तो अपनी कॉपी में लिखो, एक शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, एक शॉर्ट नोट लिखो। अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, a matrix is defined as rectangular arrangement of rows and columns. ठीक है, matrix is defined as arrangement of rows and columns. So rows and columns का arrangement है और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, in which real or imaginary elements, real or imaginary elements can be placed, in which real or imaginary elements can be placed at intersection ऑफ रोज एंड कॉलम्स ना। ये रोज एंड कॉलम्स की जहां जहां इंटरसेक्शन होगी यहां ये एलिमेंट्स फिल कर सकते हो। अब एक एग्जांपल ये कॉपी कर सकते हो, ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको कॉपी करना है, डायरेक्ट ही कॉपी करो। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स।
मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने मैट्रिसेस मिस किया है। मैट्रिसेस के अपने अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बट ठीक है, हमें पता है कि क्या बता के आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ा सकते हैं। तो मैं आज वही करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सबको वो चीज मिल जाए जो जिन्होंने लोगों ने मैट्रिसेस नहीं अटेंड किया, कम से कम उनको नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए, बेस मिल जाए, ताकि वो परेशान तो बिल्कुल नहीं हो किसी भी चीज को लेके। ठीक है जैम, इससे ज्यादा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को समझने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, क्लास 11th के अंदर जब हम सेट्स पढ़ते थे, जिसका मतलब था कलेक्शन, तो कलेक्शन को लिखने के दो तरीके थे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। आज भी हैं। अगर मैं तुमको ये बोलूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है तो मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा, लेट्स से कैपिटल ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल है, इसको जीआईएफ मत बोल देना, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज एम हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। और हर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, तो कैपिटल ए के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल ए, बिल्कुल सही समझे आप। अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल बी रखा होता तो उसके एलिमेंट्स को मैं स्मॉल बी से लिखता, और अगर मैंने मैट्रिक्स का नाम जेड रखा होता तो मैं उसके एलिमेंट्स को स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करता। अच्छा, मैट्रिक्स को सेट से अलग कैसे समझा जाए? सेट्स और मैट्रिक्स में कॉमन बात है कि दोनों में कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, लेकिन मैट्रिक्स में खास बात है कि जो एलिमेंट है आप उसकी लोकेशन पता कर सकते हो कि कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है। तो नेचुरल सी बात है कि जब ये मैट्रिक्स रहा होगा, उसका एलिमेंट रहा होगा, तो वो किसी न किसी रो में होगा। आइए ए आई जे लिखते ऐसे हैं मैट्रिक्स को, ए आई जे, जिसका मतलब है हाउ वी रीड दिस स्टेटमेंट। इसको हम पढ़ते हैं एन एलिमेंट, अगर हमें इसको पढ़ना हो तो हम बोलते हैं एन एलिमेंट ऑफ ith रो, ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, ऑफ jth कॉलम, ठीक है। और ये नेम ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इसका तो नाम आप समझ जाओ कि ये तो नेम ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बेटा, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म। इसका जो मीनिंग डिकोड होके आएगा उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। अब बताओ, हाउ मेनी रोज यू हैव क्लेम्ड। आपने बोला है कि आपके पास रोज है, और आपने बोला है नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, एम है। तो आपके पास ये आई आपके पास R1 मतलब फर्स्ट रो, ये आई आपकी सेकेंड रो, एंड सो ऑन, ऐसा करते करते ये आई आपके पास mth रो। अच्छा, इसमें आया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, एंड यू हैव क्लेम्ड दैट यू हैव नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो डॉट 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 nth कॉलम। चलो, मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट को स्मॉल ए से लिखते हैं, लेकिन ये वाला एलिमेंट लाइक ith रो jth कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो, ना रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम nth है। सिमिलरली यहां जो एलिमेंट आएगा उसको हमें बोलना पड़ेगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, और ये आया तुम्हारा सेकेंड रो nth कॉलम, सो ऑन mth रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट आएगा आपका mth रो सेकेंड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, और ये भी डॉट डॉट डॉट, ये आ गया तुम्हारा mth रो nth कॉलम, और ऑब्वियसली ये m बाई n है। बस दोनों में एक मीनिंग है, ये मैट्रिक्स का कंप्रेस्ड फॉर्म है, ये मैट्रिक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म है। और अगर करना हो तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर आप ऐसे कह सकते हो। कर लो बेटा, कॉपी कर लो दोनों चीजें।
आरुष झा है क्लास में क्या? आरुष झा? नहीं है। अभी कल परसों मुझे कह रहा था मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा दो, आज मैं सिखा रहा हूं तो गायब है, बताओ। ये कॉपी कर लो। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से क्वेश्चन से बाद। एक क्वेश्चन कर ले जरा, जो पढ़ा उसका मीनिंग समझ लें, नहीं तो ऐसे सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के मैट्रिसेस के साथ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, इसको यूटिलिटी भी लेनी पड़ेगी इसकी। ये क्वेश्चन करना है बेटा सब लोगों ने, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। 2/3 मतलब बेटा ऐसे ना, इसको रीड ही करते हैं ना, 2/3, ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है। सच दैट aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। सच दैट aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने बोला कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, तो उसमें दो रोज हो गई, ठीक है, ये R1 ये R2। अच्छा, इसको लिखना नहीं होता, ये अपन पहली बार कर रहे हैं तो ढंग से लिख रहे हैं ताकि आपको सब लॉजिक अच्छे से डिलीवर हो जाए, ठीक है? ये करना नहीं होता, ऐसे लिख के दिखाना नहीं होता। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब सवाल ये है कि ये तो जनरल मैट्रिक्स हुई, आपने बोला तो था मुझे कि aij का फॉर्मूला है आपके पास आई प्लस जे का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग हो गया चैंपियन कि अगर आई की वैल्यू 1 ले रहे हो और जे की वैल्यू 1, लाइक इसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2 का स्क्वायर 4। चलो ओरल बोलो, सब पास आउट है 9th 10th, इतनी बेसिक मैथ सबको आती है। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और a1 3, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 3, दोनों का सम 4, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट a2 1, I2 J1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, A2 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, एंड लास्ट 2 3, यानी कि 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25। एंड द मैट्रिक्स शुड बी, जो मैट्रिक्स आप लोग ढूंढ रहे हो कुछ ऐसी होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकेंड एलिमेंट 9, थर्ड एलिमेंट 16। नाउ न्यू रो होगी 9, 16 एंड 25। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। कर लो बेटा कॉपी। ठीक है बेटा, चलो क्लास में हूँ, 10:30 खत्म होगी इसका। चलो आज मैंने घर पे बताया नहीं मेरी क्लास भी है, अचानक लगाई मैंने क्लास, मुझे याद आया कि नहीं तो कई लोग तो मैट्रिसेस ही नहीं जानते होंगे इसमें से। नेक्स्ट लिखो बेटा। अब देखो
अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसको मैं डिटेल में बैकअप बैच में पढ़ाऊंगा। जब हम बैकअप लूंगा ना तब पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में इसको कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारा क्या मतलब है। लेकिन हमें कुछ टाइप्स तो आज भी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो डिटर्मिनेंट फंस जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो मुझे सीखनी चाहिए उस मैट्रिक्स का नाम है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। नाम से ही क्लियर है बच्चे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो ना। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, डेफिनेशंस नहीं लिख रहा हूं। मान लो एक मैट्रिक्स आ गई ऐसा कुछ ना, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है बेटा, और इसको लिखने का तरीका है ओ, जीरो नहीं ओ, जीरो स्मॉल में लिखते हैं बेटा, ये कैप्स में लिखा है ओ, और जिसका ऑर्डर है O2/3। तो अगर कल को लिखा आ जाए तुम्हारे पास O2, तो O2 का मतलब हुआ कि एक जीरो मैट्रिक्स है जिसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 है। ये इसका मतलब होता है। O2 का मतलब होता है O मतलब जीरो मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम दोनों सेम है, और जिसका मतलब एक तरीके से एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है जिसके सारे एलिमेंट्स ऑब्वियसली जीरो हैं। कर लो बेटा कॉपी ना, इसको कॉपी कर लो। जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ओ का मतलब है जीरो मैट्रिक्स ऑब्लिक नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, आपको नल भी बोलते हैं, इसको नल भी बोल देना। एक जीरो मैट्रिक्स पता होनी चाहिए जिसका मतलब है सारे एलिमेंट जीरो हैं। दक्ष शर्मा, तूने मैट्रिसेस किया नहीं हुआ बेटा क्या? मुझे तेरी आवाज आ नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं। चल कोई बात नहीं, बट मुझे क्यों लग रहा है कि दक्ष शर्मा ने तो सारी क्लास अटेंड की मैट्रिसेस की। चलो कोई नहीं, करिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो भी अच्छी बात है, अब करा तो रही है। नेक्स्ट मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर हो गया, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, है ना। तो अगली मैट्रिक्स जो पता होनी चाहिए वो पक्का पता होनी चाहिए कि जी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर में माना गया है, जिसका मतलब उसमें एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा, इससे छोटा नहीं है ना। A2 का मतलब हो गया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है और दो रोज दो कॉलम। और A3 का मतलब हो गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 जिसमें 3 रोज, ठीक है, और 3 कॉलम्स होंगे। अब होने को तो 50/50 भी हो सकता है, लेकिन करोगे क्या? तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारा सिलेबस छोड़ो, जितने भी कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म्स है वो भी 3/3 से ऊपर की मैट्रिक्स यूज नहीं करते। तो आप इसको नोट कर लो, ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि इसको एक क्लास में वाइंड अप करूं, तुम्हारे बेसिक्स को। अगर कोई लगेगा कमी है तो कोई बात नहीं, हम कल भी क्लास लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है कि नौबत पड़नी चाहिए फिर भी। लेकिन डिटर्मिनेंट तो हम तभी स्टार्ट करेंगे जब ना मैट्रिसेस का बेस हो हमारे पास। अगर मैट्रिसेस का बेस नहीं है तो डिटर्मिनेंट में 10 जगह अटकोगे जाके। और अगर आप पूछो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कैसा टॉपिक है, तो मैं कहूंगा स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब अगर किसी को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी हो, कोई कहता हो कि मुझे तो सर आप 100 में से 40 नंबर दिलवा दो, मेरे नाम पे तो वैसे ही 50 करोड़ रुपए मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है सर, मैं क्या करूंगा पढ़ के। कोई ऐसा वाला बच्चा भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसी के भरोसे पास हो गए, वो 40 नंबर इसी के भरोसे आएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस के बाद नेक्स्ट आता है नंबर
डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है जी। अच्छा, अब एक रिसर्च को समझो। रिसर्च समझने की होती, कॉपी नहीं करनी होती रिसर्च। पहले रिसर्च समझ लो और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को अगर लेना है तो क्या क्या कंडीशन है। देखो, जब हम क्लास 9th में थे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 वर्टिसेस होती हैं, 2 एडजेसेंट होती हैं, 2 अपोजिट होती हैं। तो जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल बनता है। यही कॉन्सेप्ट जब मैं मैट्रिसेस में लेके पहुंचा तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 5 6 1 9 1 1 2 1 3। नेचुरल सी बात है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 तो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं वो आप देख सकते हो। ये सारे मेरे कॉलम्स हैं। सो अगर हम काउंट करें तो 5 कॉलम हैं। अब अपोजिट वर्टेक्स होता है रेक्टेंगल के अंदर। हम रेक्टेंगल नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें अपोजिट वर्टेसेस ये हैं। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करूं तो इस स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं आएगा ये 3। सो अगर मुझसे पूछे कि एक रेक्टेंगल के कितने डायगोनल होते हैं, 2। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कितने डायगोनल होते हैं, एक भी नहीं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बन सकता। अब इसको करने के लिए आपको आना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें अपोजिट एलिमेंट्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आते हुए दिखेंगे आपको, राइट। तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको सच में डायगोनल के बारे में बात करनी है तो पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, वरना आप डायगोनल नहीं बना पाओगे। ठीक है। और लाइक अदर रेक्टेंगल में 2 हैं तो अपने यहां भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होते हैं। ठीक है बच्चों। तो डायगोनल मैट्रिक्स के साथ एक कॉन्सेप्ट अटैच्ड है कि यू हैव टू टेक इट एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप स्क्वायर नहीं ले रहे हो तो डायगोनल नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहली चीज, ऐसी किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल बोलते हैं जो पहले तो स्क्वायर है। अब हम जब स्क्वायर बनाते हैं तो डायगोनल आते हैं 2, है ना। डायगोनल आते हैं 2। एक आता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बेटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और एक डायगोनल ये आता है जिसको जस्ट हम अदर डायगोनल के नाम से जानते हैं। कोई खास बात नहीं है इस डायगोनल में। आपने नोटिस किया जो प्रिंसिपल डायगोनल में आते हैं उसके एलिमेंट्स होते हैं A11, A22, अगला होता तो A33, उससे अगला होता तो A44, उससे अगला होता तो A55। तो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि प्रिंसिपल डायगोनल काउंट हो रहा है। और डायगोनल मैट्रिक्स कह ही दिया है तो हम अदर देन डायगोनल सबको क्या करते हैं बेटा। अब ये देखो, ये है डायगोनल मैट्रिक्स का पहला एग्जांपल। हम जो भी रखना होगा डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर रख देंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे। जैसे ये है एक 3x3 का डायगोनल, देखो आप 2 0 0 0 3 0 0 0 4। इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये एक डायगोनल है DIAG, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 3 4 हैं। ये एक मैट्रिक्स है डायगोनल, क्योंकि जो भी है वो प्रिंसिपल डायगोनल में है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। प्रिंसिपल डायगोनल में रखना है। अदर एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा है, ऑल अदर प्रिंसिपल एलिमेंट्स अदर देन दिस डायगोनल, मेन डायगोनल विल बी 0। मतलब प्रिंसिपल को छोड़ दो, बाकी सब 0 लेना ही लेना है। बच्चे के मन में एक सवाल आता है, सर प्रिंसिपल में 0 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहना चाह रहे हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है बेटा। आप कह सकते हो इसको डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, ये पहले तो 0 मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4x4, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दो तो बाकी सब 0 होने चाहिए, जो कि हैं। इसको छोड़ दो, बाकी सब 0 है। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इनमें नहीं थे और इसमें हैं,
तो इसको पहले तो आप नल मैट्रिक्स बोलो, और नल के साथ साथ अगर आप इसको स्क्वायर बोलना चाहो तो गलत नहीं है, स्क्वायर के साथ साथ अगर आप डायगोनल बोलना चाहो तो वो भी गलत नहीं है, और डायगोनल में है 4 0। तो ऐसा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कर लो बच्चे कॉपी इसको भी। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से है, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स कंफर्म जीरो होंगे, ये श्योर है। प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो हो सकते हैं जी, हो सकते हैं सर। कितने हो सकते हैं? होने को तो सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। इस सेंट जॉर्ज वालों का एग्जाम कब है यार? मेरे को धुंधला धुंधला याद है, कुछ 4 अप्रैल समथिंग। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आ रहा है इनकी यूटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेंट जॉर्ज वाले कौन है इस बैच में बैठे हुए? प्रेजेंट करो जो सेंट जॉर्ज से है, मुझे डेट बता दो अपने यूटी की, सो दैट तुम्हारा डिटरमिनेंट में खत्म कर ही रहा हो। डिटरमिनेंट तो ऑब्वियसली खत्म करूंगा पहले, लेकिन मैट्रिसेस का बैकअप भी दे के खत्म करें ना, फिर ये तो स्कोर करें कम से कम सेंट जॉर्ज वाले। कोई नहीं है सेंट जॉर्ज वाला इसमें? कमाल है। अच्छा, सेंट जॉर्ज वालों ने टाइम से ज्वाइन कर लिया था। ये तनिष्का शर्मा कौन से स्कूल में है? अच्छा, टीआईएस में है शायद ये ना। नहीं, इसमें कोई दिख नहीं रहा सेंट जॉर्ज वाला कोई। डीएवी में हूँ। अच्छा, आप डीएवी में, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। तो सेंट जॉर्ज वालों ने इसका मतलब टाइम से ज्वाइन कर लिया मैट्रिसेस, इसलिए सारे गायब हैं इसमें। दक्ष जावा, ठीक है, हाँ समझ में आया। ये सेंट जॉर्ज वाले सारे गायब हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने पहले ही ज्वाइन करके मैट्रिसेस खत्म कर लिया मेरे साथ। फाइन, ठीक है। अगला जो नाम आता है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, या फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स ऑब्लिक कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर ऑब्लिक कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कभी भी मुझे किसी कांस्टेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करनी होगी, लाइक किसी मैट्रिक्स में एक ही नंबर का डिस्कशन करना है ना। मान लो एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, और मैं चाहता हूं कि उसमें जो एलिमेंट है सिर्फ 10 को डिस्कस करो और कोई एलिमेंट नहीं लेना। तो आप सारे डायगोनल एलिमेंट जब 10 कर देंगे और बाकी सब 0 कर देंगे, तो मैं इसका नाम क्या क्या कह सकता हूं? पहली बात तो ये मैट्रिक्स है, दूसरी बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीसरी बात डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और चौथी बात कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, इसलिए इसका नाम कांस्टेंट मैट्रिक्स भी है। तो तुम चाहो तो इसको 1 बाय 1 ऑर्डर में हाईलाइट कर सकते थे, तुम चाहो तो इसको 3 बाय 3 ऑर्डर में हाईलाइट कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि तुम किसी कांस्टेंट को कितने ऑर्डर, मैंने कितने बाय कितने मैट्रिक्स में डिस्कस करना चाहते हो। शर्त एक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और डायगोनल के सभी एलिमेंट वो कांस्टेंट होंगे जो तुम्हें डिस्कस करने हैं। लाइक मैं 10 डिस्कस करना चाहता तो मैंने हमेशा 10 यूज किया। कर लो बेटा कॉपी। इसको बोलते हैं स्केलर ऑब्लिक कांस्टेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट ऑब्लिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों यूनिट के लिए जो नाम यूज करते हैं ना, यूनिट का मतलब होता है वैल्यू वन हो रही है, यूनिट का मतलब है वैल्यू वन है। तो जहां तुमने लास्ट टाइम 10 को हाईलाइट किया था वहां वन लिखना शुरू करो। तो जब भी तुम्हें बोले कि कोई यूनिट मैट्रिक्स बताओ तो इसका मतलब है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट वन हो जाएं। अब इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई वन का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन बाय वन, जिसका मतलब एक मिनट, ये तो आई टू होगा, ये आई टू है बेटा, ये आई वन हुआ, ये आई थ्री हुआ। तो आई थ्री का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री। कल को मैं तुम्हें आई टेन लिख दूं तो आई टेन का मतलब गाड़ी होती है, वो ठीक है। अपनी मैट्रिक्स की दुनिया में आई टेन का मतलब क्या है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे 10 के 10 डायगोनल एलिमेंट्स वन हैं। ये मीनिंग है इसका। आई टेन का मतलब सारे डायगोनल मैट्रिक्स वन हैं, सारे आपके। तो इसको कॉपी कर लो, दैट्स इट बेटा। पढ़ाने को बहुत कुछ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर, अरे छोड़ दो, कुछ नहीं, उनका डिटर्मिनेंट से कोई लेना देना नहीं। आप चुपचाप इस पे आ जाओ भी। और अगर मुझे कोई जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट में, फंडामेंटल्स तुम्हारे पास होंगे तो मैं साइड में जाके फौरन इंट्रोड्यूस कर लूंगा अगर मुझे कुछ चाहिए भी होगा तो आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म। अब जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स की दुनिया में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, पावर्स लेते हैं, कॉमन लेते हैं, कई ऑपरेशन है जिनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी बोलते हैं। अब हम मैट्रिसेस में वो काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन of a matrix, of a matrix by a scalar, by a scalar। अब इसका मतलब ये हो गया, लेट लैम्डा मान लो कोई स्केलर है, कोई रियल नंबर है, और कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। तो अगर मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आप मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, सो इनडायरेक्टली आपका मीनिंग है कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट, पर्टिकुलर या सारे, इस इस सिंबल का मतलब तो कम से कम यही है कि सारे, सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है इसका, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लो। अगर मेरे को यह कहा जाए कि ट्वाइस ऑफ 3, 5, 6, 9, 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो मैसेज इज क्लियर एंड लाउड, आप सारे एलिमेंट्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, यही तो कहना चाह रहे हो आप। तो आप कर दो सबको लैम्डा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो जो नया आंसर आएगा 2 3 6, 5 2 10, 6 2 12 और 9 2 18, 2 1 2 n -2। आप कर लो बेटा कॉपी इसको, है ना। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या फिर ऐसे बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ नंबर ना। तो नंबर था तुम्हारा 2, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया सारा इसको। ओके, नोट हाउ टू टेक कॉमन, हाउ टू टेक कॉमन, हाउ टू टेक कॉमन फ्रॉम मैट्रिसेस, फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स। यार एक बात बताओ,
ये जब तुमने 2 बांटा तो सबको बांटा ना, तो कॉमन लोगे तो सब में से लोगे, तो रिवर्स कर लो। अगर किसी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स के पास लैम्डा है तो आप कॉमन ले सकते हो, सब में से कॉमन आ जाएगा, पूरी मैट्रिक्स एंटायर मैट्रिक्स में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 2 6 -8 9, ये 7, ये 6, ये -10 और ये आपका मान लीजिए -99। इसमें से 2 कॉमन निकाल के दिखाओ, तो 2 कॉमन निकलेगा तो इंपैक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट पे आएगा। ये 2 से डिवाइड होगा 1, ये 6 2 से डिवाइड होगा 3, ये -4, ये 9/2 हो जाएगा चैंप, ये 7/2 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करो, -10 को 2 से डिवाइड करो, -99 को 2 से डिवाइड करो। तो बच्चों मैसेज इज क्लियर एंड लाउड, मल्टीप्लाई करना है तो सबको करना है, कॉमन लेना है तो सबसे लेना है, ये इसका मीनिंग है बेसिक। तो 2 हो गए आपके ऑपरेशन। पहला लॉजिकल ऑपरेशन है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे मैट्रिक्स की एक नंबर के साथ, और दूसरा हो गया कि किसी मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे लेना है, वो भी आपने सीख लिया। बेटा ये ना मतलब सुनने समझने में आसान है, क्वेश्चंस में ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत फंडामेंटल है, मैं कराता हूं भी आपको ना, 1-2 क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आएगा कि उतना भी सीधा नहीं है जितना ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे ना। सब व्हाइट बोर्ड पे दिखता है अरे बस यही है, तो ऐसा है नहीं। मैट्रिसेस की समस्या ये है, आप ऐसे समझो कि जेईई मेंस जैसा और सीयूटी जैसे प्लेटफॉर्म मैट्रिसेस से हर साल सवाल 4 से 5 पूछ रहे हैं। भाई एक बात बताओ, 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन किसी चैप्टर से आना, वो चैप्टर का मतलब इतना हल्का भी नहीं है। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इसको बाकी चैप्टर से बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे इस क्वेश्चन के लेवल में डिफिकल्टी लेके आना हो तो मैं इसके एलिमेंट में यहां लिमिट लगा दूंगा, मैं इसके लिमिट में लिख दूंगा यहां sin x/x, और बाकी एलिमेंट कहीं ना कहीं से उठा लूंगा। सो अब देखो मैंने मैट्रिक्स को कनेक्ट कर दिया लिमिट से, तो लिमिट्स अपने आप में, अब सॉरी मैट्रिक्स अपने आप में आसान है, लेकिन जब ये बाकी चैप्टर से मिलता है तो इससे खतरनाक चीज भी कोई नहीं है बेटा। ठीक है, तो अभी आपको धीरे धीरे फील होगा कि इसके खुद की कॉन्सेप्ट आसान है, बाकी चैप्टर से मिलने के बाद भी बहुत दिक्कत करता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला नंबर है एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं और मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इस पे बात होगी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। भाई इसमें एक शर्त है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ऑब्वियसली उसके अपने एलिमेंट्स ए आई जे हैं और इसका ऑर्डर m/n है, तो दूसरी मैट्रिक्स में यह मैंडेटरी है कि उसका भी ऑर्डर m/n हो और उसके एलिमेंट b/i/j हो गए। तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। विल एग्जिस्ट इफ बोथ मैट्रिसेस, ठीक है, बोथ मैट्रिसेस विल हैव सेम ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा, वरना नहीं होगा। अब एडिशन कैसे होगा और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो आप समझ लो प्लीज, क्योंकि मैंने जान के दोनों का ऑर्डर क्या लिखा था m/n, तो मेरा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जरूर हो जाएगा। तो ये हो गया m/n और ये भी हो गया आपका m/n। आपने बच्चों जब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना तो नया आंसर भी m/n में ही आएगा, चिंता नहीं करो, नया आंसर भी m/n में आएगा और aij सीधे सीधे ऐड हो जाएगा जाके bij में। आप प्लीज ध्यान से सुनना, जब मैं यहां 1 1 लिखूंगा, यानी i की वैल्यू यहां 1 लूंगा और j की वैल्यू 1 लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहां भी 1 1 आएगा। मैसेज क्या है कि जो a11 है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा b11 के साथ। ये कहने का मतलब है a12 अगर ये i1 है j2 है तो ऑब्वियसली एट द सेम टाइम यहां भी i1 और j2 होगा बच्चों। तो इन दैट केस क्या है, ओनली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
एग्जाम्पल से सीखो, जल्दी सीख जाओगे। मान लो मुझे ये दो मैट्रिसेस ऐड करने के लिए कही गई ना, मान लो मुझे ये बोला कि आप इसे ऐड करके दिखाओ इसमें, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि मैं पहले कंफर्म करूं कि मुझे ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं, इसमें भी दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं। यस बेटा, ग्रीन सिग्नल है, ऑर्डर दोनों का सेम है, आपको ऐड करना चाहिए। अच्छा करोगे कैसे वो अब देख लो। ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2+1 आंसर इज 3। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो मतलब 3+7 10, 1+5 6, 5+-1 एक्चुअली 5-1 समझो आप इसको, 4, 5+6 11, -1+7 मतलब 6। ये आप कॉपी कर लो बेटा। और चलो एक दो सवाल लिखता हूं बोर्ड पे ना, ताकि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी डेडली कॉम्बिनेशन है क्वेश्चंस की टर्म में। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन आसान है तो क्वेश्चंस भी आसान होंगे, ऐसा नहीं है, कभी कभी दिमाग खराब कर देते हैं। हालांकि मैं बहुत गंदा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि मेरा पर्पस तुम्हें मैट्रिसेस पढ़ाना है ही नहीं बेटा। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए मैट्रिसेस के साथ, ठीक है। फिर भी हम कुछ सवाल देखो एक दो करते हैं, सो दैट हमारा लॉजिक तो टिप्स पे आए। वैभव तेरे डीपीएस में क्या आ रहा है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ही बोल रहा था ना तो भी, वैभव मजूमदार। चक्कर क्या है, माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा है? मैंने तो म्यूट तो नहीं कर रखा माइक अपने से? नहीं, मेरी तरफ से तो वॉल्यूम भी फुल है बेटा। चलो कोई नहीं, वैसे भी ये टेक्निकल फॉल्ट सारे खत्म होने वाले हैं भाई। वो फ्राइडे वाली क्लास हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। मतलब अगर उस दिन उन्होंने मतलब वो एक पैनल इंस्टॉल होना है, अगर उसने टीम ने उस दिन रूम मांग लिया ना मेरे से, तो क्लास कैंसिल तो नहीं करूंगा, ऑनलाइन लूंगा, जो भी करूंगा बता दूंगा आपको, ठीक है। कैंसिल नहीं करूंगा, या तो क्लास फ्राइडे ही होगी तो ऑनलाइन होगी, और अगर फ्राइडे स्कोप ही नहीं होगा, मेरी इन्वॉल्वमेंट भी है उसके अंदर, मैं बिजी रहूंगा, तो फिर मैं संडे लूंगा दो स्लॉट्स में, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। जो मॉर्निंग में आ सकता है वो मॉर्निंग में खत्म कर लेगा, जो इवनिंग में आ सकता है वो इवनिंग में खत्म कर लेगा। इवनिंग का टाइम 6:30 से 8:30 रहेगा, और मॉर्निंग का टाइम सुबह 10 से सॉरी 10 कह रहा हूं, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा। पर अभी ये फाइनल नहीं है, ये फ्राइडे आपको मैसेज आएगा, मैसेज के अकॉर्डिंग चलना आप। होपफुली कॉपी कर लिया होगा सबने। एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, ताकि क्लास बहुत बोरिंग नहीं हो जाए भाई साहब। ये मैट्रिसेस की थ्योरी 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 थोड़ी पढ़ते पढ़ते दुखी हो गए, पता लगा तुम। एक दो क्वेश्चन करते चलो, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पकड़ में आएगा। ये लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, इसको जरा निकालो सब लोग। ये लो हमारा फेवरेट करते हैं, चलो। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड देन वंस अगेन कॉस थीटा, देन साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ I2 आ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। देन लैम्डा क्या होगा, देन लैम्डा क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9। वैभव एग्जाम डेट और लिख दे बेटा मैसेज में, तो यूटी अगर तेरे को डेट पता लग गई है तो प्लीज। 1 होगा 1। 1 व्हाट? ऑप्शन सी। तो लिख दे, मेरे को समझ नहीं आया, अभी भी गड़बड़ है कुछ, आवाज क्रैक होके आ रही है। जस्ट 27 अप्रैल, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा आंसर किसी ने बोला है बीच में शायद 1, देख लेते हैं अभी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मीन साइन थीटा कॉस थीटा, देन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा,
और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, कर दो सारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। साइन को साइन से करेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बेटा। और ये आप कह रहे हो कि सब कुछ सॉल्व करके लैम्डा i2 आएगा, ठीक है आप कह रहे हो तो आएगा। अच्छा अब एडिशन का रूल क्या है, तो इसका ऑर्डर 2/2 का है, इसका ऑर्डर 2/2 का है। ठीक है बेटा एडिशन किया जा सकता है, 2/2 ही तो मांग रहा है। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम बोलो, वो तो 1 होता है, क्लास 10th में 1 पढ़ाया था हमें। साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है एंड अपोजिट है, ये प्लस में है वो माइनस में है, सम आएगा 0। बाय द सेम लॉजिक इनका सम भी 0 आएगा और इसका लॉजिक इसका सम 1 आएगा। तो भाई एक बात बताओ, ये तो बात सही है कि आया तो i2 है, चेक करो डायगोनल एलिमेंट सारे 1 है आपके, तो आप इसको i2 क्यों नहीं बोलते। अब मुझे बताओ मैं लैम्डा की वैल्यू क्या क्लेम करूं, ऑब्वियसली i2 का कोफिशिएंट क्लेम करो, तो i2 का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, सो लैम्डा इज 1, दैट्स द आंसर। ठीक है यही तो क्वेश्चन पूछा था कि लैम्डा क्या होगा। ठीक है जैम, एक इसको ट्राई करो जरा, एक दो क्वेश्चन कर लो, थोड़ा वो भी मतलब लॉजिक भी समझ में आए, कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। ये लो कोई मैट्रिक्स है ए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2, -5 एंड 9। ठीक है 2, -5 एंड 9। कोई दूसरी मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा, 1, 1, 4 उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनफैक्ट -4 गलत किया, -4। सी जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, -6, 3, 4। नाउ आई वांट टू नो फाइंड 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी -5 टाइम्स ऑफ सी क्या होगा। होगा क्या, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, आप बताओ क्या आएगा। ठीक है वो बताना है आपको, निकालो जा। मैं आंसर लिखता हूं, अपना आंसर मैच करो, देखो पता लगता है कि आप इसे कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आंसर लिखता हूं, आप मैच करो। आंसर आना चाहिए 37, -22 एंड -14। जिस जिसका आ जाए ठीक है वो रेज हैंड करके बताओ जरा कि हाँ सर मेरा मैच हो गया ये। ठीक है हाँ जिस जिसका मैच हो गया वो रेज हैंड कर लो। जिनका नहीं हुआ कोई नहीं बेटा, मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, तो बड़ा काम नहीं है, 2 मिनट दो बस, अभी कर देते। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी लो। हाँ भाई ट्वाइस ऑफ ए से आपका क्या मतलब है, तो वो भी यार डायगोनल का डबल डायगोनल ही तो होगा, वो कौन सा कुछ और हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 -10 और 9 2 80, 3 टाइम्स ऑफ बी, तो 3 टाइम्स ऑफ बी का मतलब डायगोनल हो जाएगा इसका थ्राइस, 3 3 और -12। इनका आपने ना मुझसे सम मांगा है, इनका आपने सम मांगा है, तो कर लो सम कर लो। 2a + 3b will be equal to diagonal 4 + 3 7, ये भी आपका -7 आएगा और ये आपका 6 आ जाएगा।
अच्छा भाई बात बताओ 5C कितना, इसका 5 टाइम्स बता दो। 5C होगा डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ -30, 15 और 20। अब एक काम करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। हालांकि एक काम एक स्टेप एक लाइन में भी कर सकते थे, बट क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके लाया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना मतलब 7 माइनस ऑफ माइनस एक्चुअली ऐड हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। -7 -15 -22 हो जाएगा बच्चों, और 6 में से 10 गया तो 14 हो जाएगा, वो भी माइनस में। चेक करो अपना आंसर, यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, इससे थोड़ा आपको अंदाजा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्वल मैट्रिसेस। नेक्स्ट लिखो इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस। Two matrices are said to be equal. Two matrices are said to be equal. Are said to be equal if पहली both matrices will have सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। जब बच्चों मैं कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लिखता हूं तो इसका मतलब इधर से अगर पोजीशन ले रहा हूं मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उधर से भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ये ट्रू और फॉल्स मार्क करो। मैं कह रहा हूं कि ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो जवाब है फॉल्स। गलत कह रहे हो सर आप, बिकॉज इसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, उसका ऑर्डर है 2x2। सवाल ही नहीं उठता कि दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिसेस को आप इक्वल कह पाओ, तो ये गलत है। बिकॉज ऑर्डर इज ना, वो ऑर्डर्स आर नॉट सेम ना, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है बच्चों, तो इक्वल किस ग्राउंड पे कहोगे? ये तो पहला ही क्राइटेरिया फेल हो गया। चलो पहला क्राइटेरिया मैं मान भी लूं, तुम्हें दे देता हूं, मान लेता हूं मैं पहला क्राइटेरिया तुम्हें दे देता हूं। ये लो मैंने दे दिया तुम्हें। क्या ये मैट्रिसेस इक्वल है? देखो पहला क्राइटेरिया पास हो गया, दोनों के पास सेम ऑर्डर है। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 6 है तो ये -6 है। तो गलत हो गया ना, ये दोनों मिसमैच हो गए, तो बोलेंगे फॉल्स, ये गलत है, इक्वल नहीं है। बिकॉज दे देना कि इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है A22, उसका एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है दोनों सेम नहीं है। तो आइडियली तो इक्वल मैट्रिसेस ऐसी दिखती हैं चैम्प। आइडियली दो इक्वल मैट्रिसेस ऐसी दिखती हैं जिनका ऑर्डर भी सेम होगा और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। कर लो कॉपी, और इक्वल मैट्रिसेस पे भी 1-2 सवाल करते हैं। ये सब चाहिए बेटा डिटरमिनेंट में, चलते फिरते कोई भी कहीं से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि एक मतलब हाउ टू यूज दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटरमिनेंट। पहले यहां सीखो तो डिटरमिनेंट में यूज कर पाओगे। जब तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होगा तो सीबीएसई बोर्ड तुमको एक यूनिक कोड देगा जो सिर्फ तुमसे जुड़ा होगा। वो कोड 2 अलग अलग बच्चों से बिलोंग नहीं कर सकता, वो होगा तुम्हारा रोल नंबर, है ना। तो लाइक दुनिया में हर स्टूडेंट का जो एक ही एग्जाम देने जा रहा है, लाइक सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जितने भी बच्चे होंगे उन सबके पास एक यूनिक रोल नंबर होगा, राइट। यूनिक क्यों? वो रोल नंबर उन्हीं से बिलोंग करता होगा, किसी और के पास नहीं हो सकता वो रोल नंबर। इसी तरीके से दुनिया में जितनी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनके लिए एक यूनिक वैल्यू डेवलप होती है
प्रोड्यूस होती है, दैट यूनिक वैल्यू इज नोन एज डिटर्मिनेंट। तो जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का या इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो इनडायरेक्टली मैं आपको यह कह रहा हूं कि मुझे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिक कोड बता दे, वो डिटर्मिनेंट है उसका। तो स्क्वायर मैट्रिसेस के ऑपरेशंस तो समझ लो, फिर उसकी कोडिंग भी कराते हैं कि भाई ये कैसे निकलता है कोड आपका। तो आप इसे कॉपी कर लो और एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक दो जरा करके दिखाओ मुझे। ये लो, एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे मैं आपके लिए। ये लो बच्चे, हेडिंग लिखी है सॉल्व। अच्छा, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का ही है, ये सवाल भी सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है, तो अच्छी बात है कि तुम निकालो। अच्छा, इसमें सारे जेड हैं, ये मैं कभी कभी जेड थोड़ा टू की तरह की लिख देता हूँ। ये सारे जेड है बेटा, ये ना इस साइड को, और दूसरी तरफ है ये लो। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आप सॉल्व करो। सॉल्व का मतलब ये है कि मिसिंग नंबर निकाल के दिखाओ। आज तुम्हें ट्रांजिटिव रिलेशन, हाँ नाम सुना ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। जिस बच्चे ने रिलेशंस पढ़ा है उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं। अगर टेस्टिंग पेयर है तो डिमांड होनी चाहिए ए बी बी सी देन ए सी वाली कहानी, वो अभी तुम्हें मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन में दिखाऊंगा। ठीक है बेटा। सो इसमें कितनी रोज हैं ना, पहले आप पहचानो। 3 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो 3/1। सेम ईयर बेटा, ये भी 3/1 हो गया। अब मुझे बताओ ऑन कंपेयरिंग। हाँ भाई, भाई मैट्रिसेस को इक्वल करने के दो लॉजिक होते हैं। दोनों क्राइटेरिया जब तक फॉलो नहीं होंगे मैं मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कह सकता। पहला क्राइटेरिया ओके है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आप कुछ भी करके इसकी जगह 9 लाओ, नहीं तो मैं मानता नहीं इसको इक्वल। और इसकी जगह आप 5 को लाओ, और इसकी जगह आप 1 को लाओ। अब एक बात बताओ, है ना, जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ऐसे ही हवा में ही कर दो इसको सॉल्व। भाई 1 और 2 में आपने बोला एक्स एंड जेड का सम 5 है। अगर इन दोनों का सम 5 है, इन दोनों का सम अगर 5 है, तो 5 को उधर ले जाओ। 9 में से 5 गया तो y की वैल्यू तो अपने आप क्या आ गई, 4 आ गई ना। फ्रॉम 1 और 2 वी कैन से दैट y इज 4। अच्छा, इसको और इसको देखो, तो फ्रॉम 1 और 3 अगर वो 1 है तो y प्लस जेड 1 है, तो 1 को उधर ले जाओ। 9 में से 1 गया 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। एंड फाइनली आपका जब x 8 है तो यहां पुट कर दो। यहां 8 पुट करोगे तो 8 उधर जाएगा, तो z की वैल्यू x प्लस जेड 5 है और x की वैल्यू 8 है। 8 इंप्लाइज z की वैल्यू -3 है। दैट्स इट, आंसर आ गए सारे के सारे। एक और लिख देता हूं, इसको करो। एक और लिख देता हूं, इसको करो। ये है बेटा आपका क्वेश्चन, सब डाल दो बीच में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब डाल देता हूं उठा के। लो ये वाला क्वेश्चन करो। ये लो, सॉल्व ना, हेडिंग अभी भी सॉल्व है।
एक्सक्यूज मी सर। बेटा बोल। सर ये फर्स्ट मैट्रिक्स में A22 क्या लिखा है? इसमें कह रहा है क्या कुछ? नहीं सर, जो आपने सॉल्व वाला क्वेश्चन दिया उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में A22 क्या लिखा है? नहीं, टू टू कोई नहीं है बेटा। सर ये एक्स P वाई है L है? कहाँ कह रहे हैं? सर ये लास्ट एलिमेंट इसका। ये यस सर। टी है बेटा, ये टी, दैट्स टी। ये भी टी है और ये भी टी है। अच्छा भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 3x 3y 3z और 3t, इनको ऐड कर लो क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। x प्लस 4 6, x प्लस वाई प्लस 6 -1 यानी z प्लस टी -1 और 2t और 3 का सम 2t प्लस 3। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसे कंपेयर करें तो 3x किसके इक्वल होगा? x प्लस 4 के। 3y किसके इक्वल होगा? 3y इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस 6 के। 3z इसके इक्वल हो जाएगा। और लास्ट 3t इसके इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट। करो सॉल्व इन सबको, इसमें से निकल के आएगा कुछ ना कुछ। 3t इक्वल हो जाएगा 2t प्लस 3। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको इधर शिफ्ट करो तो 3t माइनस 2t तो t हो गया, तो t इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है। अच्छा 3x में से x गया तो 2x हो गया, इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट अगर x की और y को इधर शिफ्ट कर लो तो 3y माइनस वाई, ये भी y है ना, तो 3y माइनस वाई 2y हो गया और इक्वल टू x प्लस 6, उसमें भी x आप निकाल चुके हो, तो 2y इज इक्वल टू 8 हो गया, तो y की वैल्यू 4 हो गई। और उसमें 3z, z को इधर ले जाओ तो 2z इक्वल्स टू t माइनस 1। आई थिंक z निकला है अभी तक ना? नहीं, z नहीं निकला, t निकला है। तो 3 टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू t कितना है अपना? 3। तो z की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये आपके आंसर्स बेटा। यही पूछा था ना, सॉल्व का तो मतलब ये होता है मिसिंग निकालो। या t z1 आया है इसका आंसर, किसी का आ रहा है क्या 1? x2 y4 z1। हाँ बता दे मुझे जरा, मेरी मिस्टेक बता दे बेटा, क्योंकि बाकी सब मैच हो रहा है, मेरा z मिस मैच हो रहा है। z इनका 1 आ रहा है, मेरा 2/3 आ रहा है। ये में देखिए मैंने मैट्रिसेस सही लिखी थी क्या? 2z को नीचे जाके 3z कर दिया है। अच्छा, तो कुछ तो किया ना मैंने। यहाँ पे z सॉल्व करा है, वहां पे ये वाला इसके इक्वल है ऐसा ना? नहीं ये तो ठीक किया था। ये वाला 3z इज इक्वल टू z प्लस t माइनस 1, तो 3z माइनस z 2z। अच्छा ये 3z कर दिया मैंने इसको, ये 2z था बच्चों, ये 2z है, ये 2z है और z की वैल्यू 1 है। ठीक है चैम? ठीक है बेटा। अच्छा अब जो है एक, ठीक है बेटा, कल भी आपको एक 1 आवर की क्लास अटेंड करनी है। 1 आवर इसलिए क्योंकि आज भी मैंने ज्यादा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि कल सुबह स्कूल भी जाना है कई बच्चों को। तो बेटा आज जितना पढ़ाया बस इसको कल तक रिवाइज कर, मतलब मेन फ्राइडे वाली क्लास में जब आओगे तो रिवाइज करके आना है बस। कल मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें 3 टॉपिक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक ही टॉपिक है बेटा। तो दोबारा बोलो, कल की क्लास में 3 टॉपिक कौन से हैं? मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आज मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाया, 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, इसको अच्छे से कॉपी करके मीटिंग छोड़ सकते हैं। फ्राइडे फर्स्ट क्लास समझ में आएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद बोलोगे सर ऐसा लग नहीं रहा कि मैट्रिसेस के बिना डिटर्मिनेंट किया। ठीक है बच्चों, अभी के लिए गुड नाइट। कल 9 से 10 फिर पढ़ेंगे, बस कल के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद फिर फ्राइडे से करेक्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट आपका। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे।